आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज मैं 7th क्लास के बच्चों को विज्ञान विषय से इकाई 10 जीवों में उत्सर्जन को पढ़ाऊंगी और इस चैप्टर में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने होंगे बच्चों। नंबर 1 उत्सर्जन की आवश्यकता, और नंबर 2 मानव का उत्सर्जन तंत्र, नंबर 3 अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग, नंबर 4 पौधों में उत्सर्जन, बिंदुस्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ। तो बच्चों देखते हैं हम एक एक टॉपिक को। जीवों के जीवन के लिए सांस लेना तथा भोजन कितना आवश्यक है आप सभी जानते हैं। आप सभी जानते हैं ना कि बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते और बिना खाना खाए भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रत्येक जीव में क्या होता है? श्वसन, यानी श्वसन, पाचन, परिसंचरण आदि क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। इसके परिणामस्वरूप कई ऐसे पदार्थ बनते हैं बच्चों जो शरीर के लिए अनावश्यक अथवा हानिकारक होते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि हमारे शरीर में लगातार बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, परिसंचरण है आदि प्रक्रियाएं। तो इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं और उन पदार्थों को शरीर से निकाल देना ही बेहतर होता है। यानी अगर वो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक रुके रहेंगे तो वो पॉइजन का काम करेंगे, यानी हमारे शरीर में जहर का कार्य करेंगे और अनेक प्रकार के रोग जिससे उत्पन्न होंगे। तो शरीर के लिए अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो हम उत्सर्जन की परिभाषा को कैसे लिखेंगे ये देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक मतलब जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है, एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। आगे अगला पॉइंट देखिए, उत्सर्जन की आवश्यकता हमें क्यों हुई, अर्थात उत्सर्जन की जरूरत क्यों पड़ी। देखते हैं बच्चों, शरीर में होने वाली क्रियाओं में बना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन सा है? नंबर 1 यूरिया, नंबर 2 अमोनिया। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। आदि अनावश्यक एवं विषैला होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया और अमोनिया हमारे शरीर के लिए अनावश्यक और विषैले भी होते हैं। यदि ये पदार्थ शरीर में अधिक समय तक पड़े रहें तो इससे शरीर पर खराब प्रभाव पड़ता है तथा जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के विकार रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनावश्यक हानिकारक पदार्थ अगर हमारे शरीर में पड़े रहें तो ये अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसी कारण से इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। उदाहरण देखिए बच्चों, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे दालों से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन। दूध से भी हमें प्रोटीन मिलती है, अंडा से भी प्रोटीन मिलती है, मांस, मछली आदि से भी हमें प्रोटीन मिलती है। आदि के पाचन से क्या होता है? अमीनो अम्ल बनता है, यानी प्रोटीन जो है टूटती है तो और छोटी यूनिट में
प्रोटीन टूटकर और छोटा यूनिट में बदल जाती है। वो छोटा यूनिट है अमीनो अम्ल। प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत जो होता है, यकृत मीन्स हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम यकृत, इंग्लिश में इसे लिवर कहते हैं, ये जो है आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यूरिया में बदल देती है। यानी जितना हमें ज़रूरत है हमारे बॉडी को उससे ज़्यादा अगर अमीनो अम्ल बना है बॉडी में तो उसको अमीनो अम्ल को यकृत यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में। ठीक है। यूरिया जो है अनावश्यक हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है। इसे शरीर से बिना देर किए बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। कई बार क्या होता है बच्चों, यूरिया की अधिक मात्रा, यानी जो अभी आपने प्रोटीन रिच चीज़ें खाई हैं उनके डाइजेशन से क्या बना था? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड यकृत ने आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड को किस में बदल दिया था बच्चों? यूरिया में। ठीक है ना। अब यूरिया को शरीर से जल्दी से बाहर निकालना ज़रूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है, यूरिया की अधिक मात्रा से शरीर में यूरेमिया नाम का रोग हो जाता है। जब शरीर में यानी जब ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है बच्चों? यूरेमिया। इसे याद रख लीजिए। ठीक है ना। तो इसी प्रकार होता क्या है बच्चों, इसी प्रकार पाचन में अपचयित खाद्य पदार्थ को भी समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है ना। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो अपचयित खाद्य पदार्थ होता है, कुछ खाद्य पदार्थ तो पच जाते हैं, पच के अब आप न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पचते नहीं हैं, अर्थात अपचयित रहते हैं। उनको क्या होता है, शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। यदि अपचयित खाद्य पदार्थ अधिक समय तक बड़ी आंत में रुके रहें तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। तो आप इससे क्या आपको सीख मिलती है बच्चों कि आपको अपने शरीर में कब्ज नहीं होने देना है, और कब्ज ना होने के लिए आपको पानी पीना है अच्छे से, और डेली आपको फ्रेश होने जाना है। ठीक है ना। इससे आप कब्ज से बचे रहेंगे। और मैदा प्रोडक्ट कम खाना है, सैलेड, सब्जियां और फलों का सेवन अधिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, मानव शरीर संरचना में जटिल होती है। मानव का शरीर जो है उसकी संरचना बहुत जटिल होती है, और शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक यानी शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ रक्त में पहुंचते रहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो रक्त में पहुंचते रहते हैं, जहां से इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस कार्य के लिए शरीर में रक्त को छानने की व्यवस्था होती है, और रक्त को छानने की क्रिया कौन करता है? वृक्क। यानी मानव का अवशोषण तंत्र के बारे में इसमें बोला है कि बहुत जटिल होता है, और शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं? रक्त में पहुंचते रहते हैं। अब जब रक्त में पहुंचते रहते हैं तो रक्त से इन नाइट्रोजनी पदार्थ को कैसे अलग किया जाए, क्योंकि अलग करना बहुत ज़रूरी है। अलग करना इसलिए ज़रूरी है कि ये अपने शरीर में बुरा प्रभाव छोड़ते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे रोग हो सकते हैं। इसलिए इनको शरीर से या रक्त से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो रक्त से इनको कैसे निकाला जाए, इसके लिए छानने की व्यवस्था होती है। और छानने की व्यवस्था कौन करता है? आपके शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानने का काम करता है? वो है वृक्क। वृक्क के द्वारा रक्त को छाना जाता है। इसमें क्या होता है, आगे देखिए। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। अभी मैं आपको उसके चित्र में दिखाऊंगी, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। वृक्क का आकार सेम के बीज के समान होता है बच्चों। आपने देखा ही होगा, सेम के सूखे बीज नहीं देखे हैं, लेकिन आपके घर में सेम की फलियां अवश्य आती होंगी और सेम की फली में बीज भी निकलते हैं। उनको आपने अवश्य देखा होगा जब आपकी मम्मियाँ सब्जी साफ़ करती हैं, यानी सेम की फलियां जब साफ़ करती हैं तो उस समय बीज भी देखने को मिलते हैं। इसका अब जो वृक्क है सेम के बीज के समान होते हैं। आगे देखिए क्या है, इसका बाहरी भाग जो है उभरा और भीतरी भाग धंसा हुआ होता है। वृक्क कमर की ऊपरी रीढ़ की हड्डी में के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है और वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्ने के बाद सिराओं द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है ना बच्चों। कहने का मतलब ये है कि जो वृक्क है, वृक्क जो है आप देख सकते हैं कि आपका जो रिब्स हैं, जो रिब्स के निचले भाग यानी डायाफ्राम के ऊपर यानी डायाफ्राम के पास जो वर्टिब्रल कॉलम है उस पर सटी हुई एक जोड़ी आपके वृक्क होते हैं जो कि सेम के बीज के आकार के होते हैं और इसका ऊपरी सिरा उभरा और अंदर का सिरा धंसा होता है। चलिए आइए हम चित्र में देखकर समझते हैं। ठीक है ना। ये देखिए आप, ये जो है आपके वृक्क का चित्र है। देखिए बच्चों, ये एक जोड़ी आपके वृक्क हैं और इन्हीं वृक्कों में रक्त छन्ने का कार्य होता है। छन्ने के उपरांत आवश्यक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनावश्यक पदार्थों को, ये जो वृक्क से जुड़ी हुई ये नलिकाएं हैं उसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। अनावश्यक पदार्थ जैसे आपका यूरिया है, क्रिएटिन है, इनको पानी के साथ ये मूत्र वाहिनी यानी मूत्र वाहिनी के द्वारा, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी भी होती है, मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में, मूत्र वाहिनी के द्वारा जो मूत्र है वो मूत्राशय में इकट्ठा होता है। ठीक है ना। और मूत्राशय आप देखिए, ये मूत्राशय है, ये जो थैली समान संरचना दिख रही है आपकी, ये क्या है, मूत्राशय। और मूत्राशय और ये जो है मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग ये नलिका समान स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे मूत्रमार्ग कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर एक पोर है उसे कहेंगे मूत्र रंध्र। ठीक है ना बच्चों। आगे देखिए कि जैसा कि अभी बताया था, ये जो पोर्शन है उभरा हुआ दिख रहा है आपको, उभरा। ठीक है। तो ये है उत्तल, इसको उत्तल भाग कहते हैं और ये धंसा हुआ अवतल हो गया। ये क्या है कि महाधमनी है, क्या है, महाधमनी। और ये जो है महाशिरा भी है, ये महाधमनी और महाशिरा है। तो चित्र से समझ में आया बच्चों। इसी प्रकार मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र बनता है। अब देखिए इसके बारे में कि जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी एवं अपशिष्ट दोनों ही प्रकार के पदार्थ होता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ से आएगा ब्लड जो है, यहाँ से महाधमनी से आएगा किडनी में, और जब ये ब्लड आएगा तो क्या होता है कि इस समय रक्त में उपयोगी अनुपयोगी पदार्थ सभी होते हैं। छन्ने के बाद जहाँ एक और उपयोगी पदार्थ में कौन कौन से होंगे, जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल, ये सब उपयोगी पदार्थ हैं आदि पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। मीन्स ये उपयोगी पदार्थ जो हैं रक्त नलिकाओं के द्वारा यानी कैपिलरीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वहीं दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यानी उपयोगी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं और अनुपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है और क्रिएटिन है आदि, वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वृक्कों से छन्ने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता रहता है। जैसे ये है ना
मूत्रवाहिनी है ना, मूत्रवाहिनी, यहाँ से अंदर से छन छन के मूत्रवाहिनी के द्वारा भी ये मूत्र जो है मूत्राशय में इकट्ठा होता जाता है, होता रहता है। ये हमेशा चलती रहती है क्रिया। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि कब ये क्रिया हो और कब ना हो, ये ऑटोमेटिक होती रहती है। अब वृक्क मूत्रवाहिनियाँ, वृक्क मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं बच्चों? नंबर 1 ये आपका किडनी हो गया, और नंबर दूसरा जो है मूत्रवाहिनी हो गया, ठीक है, 1 2, और नंबर 3 मूत्राशय, ये आपका 3 नंबर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग और मूत्र, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है ना। उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, ये बनाते हैं। अब बच्चों आगे देखिए कि क्या आपने ध्यान दिया है कि गर्मियों की अपेक्षा जाड़ों में हम अधिक मूत्र त्याग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल गर्मियों में हमें पसीना निकलता है। आप सभी जानते हैं कि गर्मी पड़ती है तो बहुत तेज पसीना निकलता है, सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो पसीने में जल एवं लवण होते हैं। इस प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अतः गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है। तो गर्मियों के समय में पसीना आने के कारण मूत्र का निर्माण कम होता है, क्योंकि पसीने में भी पानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे गर्मियों में मूत्र का निर्माण कम होता है, उसी प्रकार आगे देखिए, इसी प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जब श्वसन क्रिया आप ब्रीदिंग करते हैं तो क्या करते हैं? ब्रीदिंग 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 ब्रीदिंग इन, नंबर 2 ब्रीदिंग आउट, यानी ये श्वसन, निश्वसन और निःश्वसन, ठीक है, ये 2 क्रियाओं के द्वारा ब्रीदिंग कंप्लीट होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और सेकंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वही है ना, वही क्या है, इसी प्रकार श्वसन क्रिया में कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़े में आता है, रक्त द्वारा फेफड़े में आता है, जहाँ से उच्च श्वसन द्वारा वायुमंडल में निकाल दिया जाता है, या निःश्वसन द्वारा वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। अब मनुष्य में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है बच्चों? वृक्क। इसके अतिरिक्त अन्य उत्सर्जी अंग भी हैं, जैसे आपकी त्वचा है, फेफड़े हैं, यकृत है, बड़ी आंत है, आदि उत्सर्जी अंग आदि उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। अब जैसे वृक्क है, वृक्क का कार्य क्या था अभी? वृक्क रक्त को छानने का कार्य करता है, उपयोगी पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है और अनुपयोगी पदार्थों जैसे यूरिया अमोनिया क्रिएटिन आदि को शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा त्वचा उत्सर्जन मतलब ऐसा अंग जिसके द्वारा वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। इसी प्रकार से त्वचा द्वारा भी गर्मियों के दिनों में आप देखते हैं कि पसीना, कितना सारा पसीना निकलता है। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? पसीने में जल एवं लवण होते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो त्वचा भी आपका एक उत्सर्जी अंग है। इसी तरह फेफड़े, अब फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये भी वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं ना। यकृत क्या करता है? यकृत जो है, देखिए, आवश्यकता से अधिक अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किस में करता है? यूरिया में। तो यूरिया को बाहर निकाल लेना, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। और बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत वेस्ट पदार्थ जो कुछ भी आप खाना खाते हैं, पाचन के उपरांत जो भी बेकार की पदार्थ आपके
आहार नाल में यानी बड़ी आंत में इकट्ठे हो जाते हैं, उसे शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? बड़ी आंत। तो ये भी एक उत्सर्जी अंग हो गया, है ना। तो ये सारे अंग जो हैं उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग। अभी तो आपने मनुष्य के बारे में देखा कि मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग देखे। वृक्क, मुख्य उत्सर्जी अंग मनुष्य में क्या था? वृक्क। फिर त्वचा, यकृत, फेफड़े और बड़ी आंत आदि। अब दूसरे जंतुओं में भी देखते हैं कि उनके उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, कौन से होते हैं। जैसे एक कोशिक एवं निम्न कोटि के जीवों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है बच्चों? अभी तो आपने देखा बहुकोशिक के बारे में, जिसमें प्रॉपर एक उत्सर्जी तंत्र होता है, उसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन एक कोशिक जीव जो खुद उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, आखिरकार उनमें उत्सर्जन क्रिया कैसे संभव होती है, यही देखना है बच्चों हमें। एक कोशिक जीवों यानी अमीबा, ठीक है ना, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा में आते हैं, में और निम्न कोटि के बहुकोशिक, ये हुए एक कोशिकीय जीव, और निम्न कोटि की बहुकोशिक जंतुओं जैसे स्पंज, हाइड्रा आदि में शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से सीधा संपर्क रहता है। इन जीवों का यानी एक कोशिक और निम्न कोटि के बहुकोशिक जंतुओं का सीधा संपर्क, बहुकोशिक जंतुओं में शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से सीधा संपर्क होता है। यानी इन जीवों की प्रत्येक कोशिका का इन जीवों में क्या होता है? शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण से संपर्क होता है। इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनके कहने का मतलब इन जीवों का शरीर जो होता है वो सीधे जल से संपर्क रखते हैं। इनमें अलग से मानव की तरह कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। ये जंतु जल में हानिकारक एवं अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थों को निकालते रहते हैं। आगे देखिए बच्चों, विकसित जंतुओं में तो उत्सर्जन की क्रिया विशेष अंग द्वारा होती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या सभी जंतुओं में एक ही प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं? नहीं। तो फिर क्या होता है, देखते हैं। अलग अलग प्रकार के जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे चपटे कृमियों में उत्सर्जन आदि वृक्क द्वारा होता है। केंचुए में नेफ्रिडिया यानी उत्सर्गिकाओं द्वारा, कीटों में मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। कहने का मतलब अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, क्या सभी जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं? अभी तो क्वेश्चन ये था कि क्या सभी जंतुओं में एक जैसे उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, लेकिन अब एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या सभी जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ एक समान होते हैं, यानी वेस्ट पदार्थ जो होते हैं एक समान होते हैं। इसका उत्तर ढूंढते हैं बच्चों। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा एवं अलवड़ी जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे बच्चों? जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। इसके अलावा सीपी, घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल। सभी स्तनियों में एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। सभी स्तनियों एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, और पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। पक्षियों एवं सरीसृपों में यानी रेंगने वाले, उड़ने वाले और रेंगने वाले
कि जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। आगे देखिए बच्चों, कुछ और भी जाने। जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसी पर आधारित कुछ पॉइंट्स देखते हैं बच्चों। एक वयस्क व्यक्ति की प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। एक वयस्क व्यक्ति है जो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूत्र में सामान्यतः 95% जल और 2.5% यूरिया और शेष 2.5% अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मूत्र का रंग आपने अवश्य देखा होगा, पीले रंग का होता है, हल्का पीला। ये किसके कारण होता है? यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र हल्का अम्लीय भी होता है। वृक्क खराब हो जाने पर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। डायलिसिस क्या है? डायलिसिस मशीनों के द्वारा रक्त को छानने की क्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अब अभी तक जीवों में आपने उत्सर्जन को देखा, उनकी उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ा और उत्सर्जी पदार्थ के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हमें पौधों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है बच्चों। पौधों में अब आप सोचेंगे पौधों में भी क्या उत्सर्जन होता है? हाँ बच्चों, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। बिंदुस्राव व अन्य उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, जैसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये तो मैंने देखा है। आप सब ने देखा होगा कि महुआ नहीं देखा होगा आई थिंक, क्योंकि महुआ तो बहुत ही बड़ा पेड़ होता है और आसपास में कम ही होते हैं। पीपल देखा होगा, बरगद भी देखा, कनेर देखा होगा आपने, मदार भी देखा होगा। आदि पौधों के तने या पत्तियां कट जाने पर इसमें दूध निकलने लगता है। दूध को क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। तो इसी प्रकार पौधों जैसे बबूल, आम, नीम आदि पौधों के तनों में चिपचिपा पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं? गोंद, को भी निकला हुआ देखा होगा। ये लेटेक्स, गोंद, रेजिन उत्सर्जी पदार्थ हैं। इनके उत्सर्जी पदार्थ तो बहुत ही अच्छे हैं, अपने लिए फ़ायदेदार हैं बच्चों, है ना। तो देखिए, आपने कनेर देखा है। कनेर की पत्ती जब तोड़ते हैं तो उसमें दूध निकलता है। इसके अलावा मदार अवश्य देखा होगा, आस-पास में उग जाता है, ऐसे ही बिना उगाए ही उग जाता है। उसको तोड़ने से, पत्ती तोड़ने से या उसकी ब्रांच तोड़ने से सफ़ेद रंग का दूध निकलता है ना बच्चों। तो अच्छा, इन पौधों से क्या निकलता है? दूध। इसके अलावा इस दूध को लेटेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा बबूल तो देखा है आपने, आम देखा, नीम देखा। और इन आम, बबूल, नीम से क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ निकलता है, एकदम स्टिकी निकलता है, जिसे कहते हैं गोंद कहते हैं। और उसमें से बबूल की गोंद तो बहुत यूजफुल होती है। बबूल की गोंद को तो बहुत ही, उससे एनर्जी मिलती है, लड्डू बनाने में भी डाली जाती है। तो बच्चों, ये जो आप अभी पौधों के द्वारा जो दूध निकला है, गोंद निकली है, रेजिन, गोंद या रेजिन उत्सर्जी पदार्थ निकले हैं, है ना, ये बहुत ही उपयोगी हैं और ये पौधों की उत्सर्जी पदार्थ हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे देखिए कि पौधों में भी जंतुओं की भांति श्वसन होता है। पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती रहती हैं। तो जंतुओं की भांति पौधों में भी श्वसन होता है, पोषण भी होता है और प्रोटीन संश्लेषण होता है, उत्सर्जन आदि की क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। पौधे इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किन अंगों द्वारा संपन्न होती है? तो आइए देखते हैं बच्चों। पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले बेकार एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, जैसे कि जीवों में होते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जैसे जीवों में उत्सर्जी अंग अलग अलग होते हैं, उस प्रकार के पौधों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते, लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, अर्थात उत्सर्जन की क्रिया
करते रहते हैं और पौधे इस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते रहते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, कुछ पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है, विशेष वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। विशेष वर्ज्य बेकार से पदार्थ बनते हैं जो पौधों की पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं। पौधों में भी जंतुओं की भांति अनेक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधों में गोंद रेजिन्स निकलता है। कुछ पौधों जैसे कत्था की छाल, टैनिन, कत्था की छाल से क्या निकलता है, टैनिन, ठीक है, कत्थे की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार दूध या लेटेक्स, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ मनुष्य के लिए तो लाभदायक होते हैं, है ना बच्चों। मैंने ऊपर कहा था कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, यानी पौधों के हर भाग मनुष्यों के लिए लाभदायक होते हैं। इसी प्रकार से पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाली रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। यानी पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा निकलती रहती है। पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ऑक्सीजन का आना, और कभी ऑक्सीजन का बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का रंध्रों के अंदर प्रवेश करना। इस प्रकार का गैसियस एक्सचेंज रंध्रों के द्वारा संपन्न होता रहता है। तो चाहे पौधे हों बच्चों, चाहे जंतु हों, लेकिन श्वसन की क्रिया में उनको क्या चाहिए, उनको श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कब करते हैं, जब वो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, उस समय उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सभी हरे भागों में संपन्न होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आगे देखिए, वर्षा ऋतु में क्या होता है, प्रातःकाल कुछ शाकी पौधों की पत्तियों पर, यानी शाकी पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। ये जल की बूंदें कहाँ से आती हैं, जैसे शाकी पौधे जैसे टमाटर है, अरबी है, नेस्टेशियम या मकोई है आदि के पौधों में अनावश्यक जल लवण रात्रि में पौधों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं, और इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव, यही बूंदें हमें दिखाई देती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो पौधा, ये पत्ती है गार्डन नेस्टेशियम में बिंदु श्रवण देखते हैं। तो ये जो पत्ती है ना, ठीक है ना, ये लीफ है, इसमें क्या है, ये पतली पतली आपको सिराएं दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये छिद्र हैं, ठीक है, यहाँ से अनावश्यक जल और लवण बूंदों के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अब अनावश्यक जल और लवण को बूंदों के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को ही बिंदु स्राव कहते हैं। आपने अक्सर कर देखा होगा, वर्षा ऋतु में देखा होगा, जब आप बाहर निकले होंगे तो इस प्रकार के पौधे जो हैं कि पत्तियों के किनारे किनारे जो है बूंदों के समान पानी
अवश्य देखा होगा, बूंदों जैसी संरचनाएं देखी होंगी, यही बिंदुस्राव है बच्चों। तो यही बिंदुस्राव है। तो आगे देखते हैं बच्चों, बिंदुस्राव के बारे में आपको समझ में आया? यानी क्या कहेंगे हम कि पत्तियों की किनारों यानी रंध्रों के द्वारा, पत्तियों के किनारे जहाँ पर रंध्र उपस्थित होते हैं उनके द्वारा अनावश्यक पानी और लवण को बूंद के रूप में जब पत्ती से बाहर निकलते हैं तो उस क्रिया को हम बिंदुस्राव कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, हमने इस लेसन से क्या सीखा? अपशिष्ट पदार्थों को यानी बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं और इसके अतिरिक्त त्वचा भी है, फेफड़े, यकृत भी उत्सर्जी अंग हैं। मनुष्य में यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। पक्षियों तथा सरीसृपों में यूरिकम प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। हींग, रेजिन, लेटेक्स, गोंद पदार्थों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ है, यानी पौधों से निकलने वाला उत्सर्जी पदार्थ। हींग जो है, हींग भी उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन, लेटेक्स आदि जो और गोंद भी, जो कि मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया? मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे इसको लाइक शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, और मैं नए लेसन के नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी। ओके, बाय बच्चों।